दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ उत्तर प्रदेश समसामयिकी के साथ। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न अवश्य फंसेंगे, इसलिए इसे आप ध्यान से देखिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बनारस में देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो कौशल विकास विश्वविद्यालय देश का पहला कहाँ खोला जा रहा है? बनारस में। उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा मनोनीत कोई कैबिनेट मंत्री होगा। आयोग के 2 उपाध्यक्ष भी होंगे, यह कैबिनेट मंत्री। तो ये उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक आयोग, इसका गठन किया गया है और इसका अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा अथवा उसके द्वारा मनोनीत कोई कैबिनेट मंत्री होगा और 2 उपाध्यक्ष होंगे, अर्थात ये 3 सदस्यीय आयोग होगा। रोजगार छतरी योजना, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 जुलाई 2020 को अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा रोजगार छतरी योजना में कि ये किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के रोजगार मुहैया कराने से संबंधित है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। और इसे 18 जुलाई 2020 को जो है इस योजना की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने? तो कुशीनगर का, ध्यान रखना। बिकरू कांड, देखिए महत्वपूर्ण घटना है। अब यहाँ से वैसे तो प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि बिकरू कांड की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश SK अग्रवाल की अध्यक्षता में एकल आयोग का गठन किया। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में? SK अग्रवाल की अध्यक्षता में एकल आयोग का गठन किया है। तो ये किसकी जांच करेगा? बिकरू कांड की जांच करेगा SK अग्रवाल। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश BS चौहान के अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। तो BS चौहान आयोग किससे संबंधित है? बिकरू कांड से संबंधित। दोनों आयोग का आप ध्यान रखना। SK अग्रवाल आयोग उत्तर प्रदेश का है और BS चौहान आयोग 3 सदस्यीय है, ये सुप्रीम कोर्ट का है, केंद्र सरकार का है। 19 फरवरी 2020 को योगी के नेतृत्व में, यानी योगी सरकार के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अपना कौन सा बजट प्रस्तुत किया? तो ये चौथा बजट था। इसे प्रस्तुत किया था वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। कब प्रस्तुत किया था? 19 फरवरी 2020 को। 637 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि गंगा एक्सप्रेसवे इसका नाम है, ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा बनने के बाद। कितना किलोमीटर? 637 किलोमीटर। तो ये कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित है? मेरठ से प्रयागराज तक। तो गंगा एक्सप्रेसवे, प्रश्न यहाँ बनेगा कि गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो मेरठ से प्रयागराज तक ये 637 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित है, जो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। अभी देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे। ठीक है। प्रदेश के बजट किन 5 शहरों, जो अभी प्रदेश का बजट प्रस्तावित हुआ है, तो उसमें 5 शहरों में मेट्रो रेल की घोषणा की गई है। तो कौन कौन से शहर हैं? गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और झांसी। ठीक। गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मुरादाबाद में। मुरादाबाद में क्या है? गन्ना किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके लिए वहाँ संस्थान स्थापित किया जा रहा है। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, पहला पशु स्मारक, युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मेरठ में। यहाँ पे कारगिल वगैरह में और इस तरीके से जो पाकिस्तानी घुसपैठिए, जो आतंकवादी भारत में प्रवेश करते हैं, तो उस दौरान जो पशु मतलब उनके शहीद होते हैं, तो इसलिए उन्हीं के स्मारक के रूप में पशु युद्ध स्मारक स्थापित किया जा रहा है मेरठ में। ठीक है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पहला गिद्ध संरक्षण महाराजगंज में स्थापित किया जा रहा है। गिद्ध संरक्षण महाराजगंज में। लेकिन देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? पिंजौर, हरियाणा में स्थापित किया गया है। ठीक। 12वीं शहरी मोबिलिटी सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? 15 से 17 नवंबर 2019 के बीच लखनऊ में किया गया। 47वें अखिल भारतीय पुलिस लाइन्स कांग्रेस का आयोजन, जो कि 28 से 29 नवंबर 2019 को आयोजित किया गया, ये लखनऊ में किया गया। ये दूसरा आयोजन था लखनऊ में, ये दूसरा आयोजन था। इसके पहले 1997 में लखनऊ में
इसका आयोजन पहली बार हुआ था। देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट, जिसे ग्रीन एयरपोर्ट कहा जाता है, किसको? जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, जो कि नोएडा में बन रहा है। तो इसका निर्माण किस देश की कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो स्विट्जरलैंड की कंपनी द्वारा, क्योंकि इसका निर्माण PPP मॉडल पर किया जा रहा है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे किया जा रहा है। तो स्विट्जरलैंड की कंपनी जो है जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण में जो है भागीदार है। घाघरा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसका नाम अब प्रदेश की कैबिनेट द्वारा जो है सरयू नदी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। घाघरा नदी का अब नाम बदल दिया गया है, अब इसका सरयू नदी। हालांकि निचले घाघरा को जो कि आपका फैजाबाद और अयोध्या में उसे सरयू पहले ही कहा जाता था, लेकिन अब संपूर्ण घाघरा नदी को सरयू नदी के रूप में जाना जाएगा। तो अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जो कि नदी से प्रश्न आते हैं, तो घाघरा से आने की संभावना है, तो यहाँ देख लेते हैं। तो इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है? माप चाचांगो हिमनद है, जो कि तिब्बत में है, और चीन में इसे जियांग लाहे कहते हैं, जियांग लाहे, और नेपाल में इसे कर्णाली भी कहते हैं। और शारदा नदी में मिलने के बाद इसे घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। यमुना पहली सहायक नदी है लेंथ के मामले में, और लेंथ के मामले में घाघरा नदी गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के रूप में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी? और ये बिहार के गोपालगंज में गंगा के बाएं तट से मिल जाती गंगा में है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग मानचित्र में देख सकते हैं, देखिए ये है आपका घाघरा, यहाँ से जो है तिब्बत से निकलती है, और ये बिहार में आकर के गोपालगंज में यहाँ इतनी बड़ी नदी जो है ये आकर के यहाँ मिल जाती है, यानी गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी जो कि घाघरा गंगा में मिल जाती है। प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित है? तो गौ अभ्यारण्य मिर्ज़ापुर में प्रस्तावित। देखिए यहाँ प्रश्न निश्चित 2-3 फंसेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ये जो है पूरा सीरीज है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। तो प्रदेश का गौ अभ्यारण्य, पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मिर्ज़ापुर में। और उत्तर प्रदेश के 6 वेटलैंड एक साथ रामसर साइट घोषित किए गए हैं, रामसर साइट घोषित किए गए हैं। ये वेटलैंड क्या होता है? ये जो है दलदली भूमि होती है, तो इसको जो है कुछ वेटलैंड्स को, भारत में तो ऐसे हज़ारों वेटलैंड हैं, लेकिन उनमें से कुछ वेटलैंड्स जो कि रामसर साइट घोषित किए गए हैं। तो इसमें अभी हाल ही में 6 वेटलैंड को, जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनको रामसर साइट घोषित किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन से, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो इस बार इन 6 में से प्रश्न अवश्य आएगा, पूछा जाएगा मिलान करने के लिए। तो देखिए नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? उन्नाव में है, ठीक, ध्यान रखना। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा में है। समन पश्चिम बिहार मैनपुरी में है। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। अब समसपुर पश्चिम बिहार समस्ती अगर होगा तो समस्तीपुर लगा देंगे लोग, लेकिन कहाँ है? रायबरेली में। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ है? हरदोई में है। सरसई नावर झील कहाँ है? इटावा में है। तो ये ध्यान रखना, 6 वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया गया है, इन 6 को ध्यान रखना। और इसके अलावा अन्य आर्द्रभूमियों के प्रस्ताव रामसर सचिवालय भेजा गया है केंद्र द्वारा, और रामसर सचिवालय जो कि उत्तर प्रदेश की अन्य जो है आर्द्रभूमियाँ, जैसे सौज झील है जो मैनपुरी की है, शेखा झील है अलीगढ़ की, बखीरा वन्यजीव, यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं, संत कबीर नगर का बखीरा वन्यजीव है। तो ये अभी आदर्शर, ये रामसर साइट घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका प्रस्ताव भी रामसर सचिवालय केंद्र सरकार ने भेज दिया है। और उत्तर प्रदेश के 6 पक्षी विहारों के अलावा पंजाब के 3 पक्षी विहारों को भी रामसर साइट घोषित किया गया इसी के साथ में। तो पंजाब के कितने हैं? 3 हैं। तो इसमें देख लेते हैं, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है, इसे याद नहीं रखना, लेकिन 3 याद रखना, किस राज्य के? पंजाब राज्य के। और नांगल वाइल्ड लाइन सेंचुरी है, और व्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, ये तीनों हैं। और इसके अलावा जो है एक पक्षी विहार महाराष्ट्र का भी है, जिसका नाम है नांदुर पद्महेश्वर, ये नासिक का है, इसे भी रामसर साइट घोषित किया गया है। तो इस तरीके से अभी नए घोषित रामसर साइट 10 हो गए हैं, 6 उत्तर प्रदेश के, 3 पंजाब के और 1 महाराष्ट्र का। और इस प्रकार अब भारत में कुल 37 रामसर साइट हो गई हैं। कितने? 37 रामसर साइट इस समय भारत में वर्तमान में है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये सीरीज, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज जो था, आज यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे अगले किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।